आइए तो हम लोगों को आज एक दूसरा आर्टिकल देखना था। ठीक है, नया आर्टिकल है और ध्यान रखिएगा छोटा सा आर्टिकल, इसको आज हम लोग खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग को देखना था आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो अगर हम लोग उपाधियों के अंत की बात करते हैं तो सबसे पहला तो सवाल यही उठता है कि वास्तव में ये उपाधि होता क्या है। ठीक है, अब अगर इस संदर्भ में हम लोग बात करें कि उपाधि क्या होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उपाधि क्या है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी के नाम के पहले या बाद में लगाए जाएं, यानी कुछ ऐसे शब्द जो किसी के नाम के साथ जोड़े जाएं और वो नाम क्या करें, एक प्रकार का विशेषाधिकार को इंगित करें या सूचित करें, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग उपाधि कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब किसी के भी नाम के आगे अगर कोई ऐसा शब्द लगाया जा रहा है जो एक विशेष प्रकार के अधिकार को सूचित करता है तो वही हो जाएगा उपाधि। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, अब एक उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे हमने कह दिया किसी के नाम के आगे राजा रणजीत सिंह, तो अब आप बताइए ये जो शब्द राजा है ये आपको एक अलग सा फील करा रहा है कि नहीं करा रहा है, और यही जो आपको अलग से फील करा रहा है यही तो क्या है, इसका एक विशेषाधिकार है। इसका मतलब ये इस चीज को सुनिश्चित कर रहा है कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति विशेष है। क्यों? क्योंकि उसके नाम के आगे कुछ विशेष शब्द का प्रायोजन किया गया है। तो उपाधियों का अंत भारत के संविधान में क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक नागरिक सामाजिक और एक आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो समान होंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो जब ये तो एक सरल शब्दों में बात हुआ, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? ये कह रहा है उपाधियों को अंत करना है। अब जब उपाधियों का अंत करना है तो यहाँ पर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं कि अब किस किस तरीके से उपाधियों का जो इस्तेमाल था उसे समाप्त किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट कहे जा रहे हैं, तो एक पॉइंट जो कहा जाएगा वो राज्य के संदर्भ में कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट जो होगा ये उसकी माने की पॉइंट को बता रहे हैं जिससे आप तुरंत समझ पाए कि इस उपाधियों के अंत के 4 प्रावधान में किस किस तरह के भाव रखे जा रहे हैं, नहीं बाद में सब खिचड़ी पक जाता है। ठीक है, तो एक तो जो राज्य के संदर्भ में कहा जा रहा है, दूसरा भारतीय नागरिक के संदर्भ में कहा जा रहा है, तीसरा विदेशी नागरिक के संदर्भ में कहा जा रहा है, और चौथा भारतीय, इसको विदेशी नागरिक ना करके विदेशी कह लें, चौथा भारतीय नागरिक प्लस विदेशी के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो 4 बातें यहां कही जा रही हैं और 4 विशेष वर्ग के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या कहता है, तो किस प्रकार से उपाधियों का अंत हो रहा है, तो कह रहा है कि राज्य, सेना व शिक्षा, राज्य, सेना व शिक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के पदों को उपाधि के रूप में सृजित नहीं कर सकता है। इसका मतलब जब हम उपाधियों के अंत की बात करते हैं तो ये उपाधियों के अंत का जो प्रावधान है, यहाँ पर 2 विशेष क्षेत्र है जिनमें छूट दिया जा रहा है। कौन कौन सा? एक शिक्षा में और दूसरा सेना में। उदाहरण के तौर पे समझिए कि जैसे अगर हम लोग
शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में आप देखते हैं लोगों के नाम के आगे क्या लगता है, डॉक्टर लगता है। अगर किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि विशेषाधिकार की तरफ इंगित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको सूचित कर दे रहा है कि ये व्यक्ति क्या है, कुछ विशेष स्तर पे पढ़ाई किया हुआ है, यानी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है इसके पास। ठीक है, तो ऐसे में शिक्षा को लेकर के अगर किसी को उपाधि दी जाती है तो वो उपाधियां नहीं मानी जाएंगी, अर्थात वो उसका एक कह सकते हैं अचीवमेंट है। ठीक है, तो कुल मिला के आप सरल शब्दों में समझिए कि यहाँ पर राज्य जो है वो शिक्षा में दे सकता है। दूसरे स्तर पर हम लोग बात करें तो सेना में जैसे आप देखते हैं अक्सर लोगों के नाम के आगे क्या लगता है, कर्नल, मेजर, जनरल, लगता है नहीं लगता इस तरह से। अब ये सब शब्द क्या हैं, ये शब्द अभी भी इस्तेमाल में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेना के लिए भी यहाँ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उपाधियों को सृजित किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य के संदर्भ में क्या बता रहा है कि सेना और शिक्षा के अलावा किसी अन्य पदों को उपाधि के रूप में सृजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा किसके संदर्भ में था, तो दूसरा था भारतीय नागरिकों के संदर्भ में। तो क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक एक सीधे समझ लीजिए कि भारतीय नागरिक विदेशों द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के उपाधियों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अर्थात भारतीय नागरिक कोई है और किसी विदेशी द्वारा किसी भी प्रकार का अगर उनको उपाधि दिया जा रहा है तो उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे स्तर पे क्या कहा जा रहा है, तीसरा स्तर कहा जा रहा है कि कोई विदेशी यदि भारत में किसी लाभ के या विश्वास के पद पर है, विदेशी व्यक्ति कोई भारत के किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर है, तो ऐसे में वो विदेशों द्वारा दी गई किसी भी उपाधि को बिना राष्ट्रपति के सहमति के ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब यदि कोई विदेशी नागरिक है और भारत का किसी भी प्रकार का वो लाभ के पद पर सृजन प्राप्त किया हुआ है, अभी लाभ के पद पर चर्चा करेंगे क्या होता है। ठीक है, अगर वो लाभ के पद पर है और या किसी भी एक ऐसे पद पर है जिससे उसका विश्वास जुड़ा हुआ है, मतलब भारत के दृष्टिकोण से, तो ऐसी स्थिति में क्या है, यदि वो किसी भी विदेशी उपाधि को ग्रहण करना चाहता है, यानी किसी भी दूसरे देश द्वारा दिए गए किसी भी उपाधि को ग्रहण करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो तीसरा आपने देखा था ये भारतीय नागरिक और प्लस किसके लिए बात कर रहा है, भारतीय नागरिक और प्लस विदेशियों के लिए बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिक और विदेशियों के संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर दो चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय नागरिक और विदेशियों में इनके कहा जा रहा है कि ये विदेशों से किसी भी प्रकार के भेंट, उपहार या अन्य किसी भी प्रकार की जो चीजें होंगी उनको बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उपाधियों के अंत के तहत चार बातें कही जा रही हैं। पहली बात क्या कहा जा रहा है, पहली बात राज्य के दृष्टिकोण से कि राज्य सेना और शिक्षा के अलावा किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता है, उपाधि नहीं दे सकता है।
दूसरा क्या कहा जा रहा है कि जितने भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक वो विदेशों से किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात क्या कही जा रही है कि यदि कोई विदेशी भारत में है और भारत में किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर है, तो ऐसे में विदेशों द्वारा यदि किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण करता है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। और प्लस चौथे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, भारतीय और विदेशियों सभी के लिए बात कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि विदेश से यदि वो किसी भी प्रकार के भेंट, उपहार, किसी भी तरह की इस तरह की चीजें लेते हैं तो ऐसे में पहले राष्ट्रपति से उनको स्वीकृति लेना अनिवार्य है। ठीक है। अब यहां पर जो एक शब्द निकल करके आया, लाभ, तो देखते हैं ये लाभ का पद का क्या तात्पर्य है। क्योंकि दो बातें यहां पे निकल के आई, एक तो निकल के आया राज्य, कि राज्य सेना और शिक्षा के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दे सकता है। और दूसरा आपने देखा कि जो लाभ के पद पर हो उनके लिए जिक्र किया जा रहा है। तो ये दो टर्म समझते हैं अब यहां पर डिटेल में। तो पहले हम देखते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं राज्य की, तो राज्य क्या है, राज्य क्या है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 के तहत संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, सरकारी निकाय, समस्त सरकारी पद या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है, वो क्या माना जाएगा, वो राज्य माना जाएगा। अब जब हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका मतलब विधायिका से जुड़े सभी लोग, सांसद वगैरह हो गए, कार्यपालिका से जुड़े सभी लोग, प्रधानमंत्री और समस्त मंत्रीगण हो गए, महान्यायवादी हो गए। प्रांतीय व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ भी विधायिका हो जाएगा और कार्यपालिका हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति वगैरह भी संघीय कार्यपालिका में चलाएंगे, उपराष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका में, मतलब जितने भी प्रकार से आप कहें। अब इसको सरल शब्दों में हम कहें तो हम कहें प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, सदन के प्रमुख हो गए। ठीक है। और ऐसे सभी लोग जो किसी प्रकार के सरकारी निकाय, गवर्नमेंट जो बोर्ड बनते हैं, ठीक है, निकाय से जुड़े हुए हैं या सरकारी पद पर हैं, सरकारी पद पर हैं, ठीक, लाभ के पद पर हैं, वो सभी लोग क्या माने जाएंगे, सभी लोग राज्य माने जाएंगे। इसमें इसका मतलब राज्य की एक व्यापक अवधारणा निकल के आई। और पुनः यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है, फिर से एक बार आ रही है कि लाभ के पद, तो लाभ का पद अब किसे माना जाएगा, सवाल ये उठता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर लाभ का पद किसे माना जाएगा, तो ऐसा कोई भी पद जिस पर नियुक्ति, या आप ऐसे कह लीजिए, ऐसा कोई भी पद जिस पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति, कार्य नियंत्रण, नियुक्ति, कार्य नियंत्रण व पद मुक्ति कौन करता हो, सरकार करती हो, लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है। ऐसा कोई भी पद जिस पर उस व्यक्ति की नियुक्ति सरकार के द्वारा हो रही हो, सरकार यानी राज्य,
ठीक है, ऐसा कोई भी पद जिस पर जो कार्य वो कर रहा है उस कार्य का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा हो, सरकार या राज्य के द्वारा हो रहा हो, या हम कहें ऐसा कोई भी पद जिस पर क्या हो रहा हो, उसकी पदमुक्ति भी राज्य के द्वारा हो रही हो, वो क्या माना जाएगा, वो लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरी बात करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, हम लोग दूसरा पॉइंट करते हैं। जब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके तहत हम किन चीजों को लेके चलेंगे, तो इसके तहत अब जो पद पर व्यक्ति है यदि उसका वेतन, भत्ता, ठीक है, या अन्य किसी भी प्रकार का जो सुविधा या लाभ है, किसी भी प्रकार का अन्य सुविधा या लाभ है व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, लाभ का पद ही माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरे स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अब अगर ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर व्यक्ति की नियुक्ति है, व्यक्ति की नियुक्ति है और उसका अधिकार क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है, जैसे सरकार के नियंत्रण में है, जैसे मान लेते हैं भूमि आवंटन, कहीं पर लाइसेंस देना, ठीक है, या अन्य किसी माध्यम से वो क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वो भी पद क्या माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चौथे स्तर पर बात करें तो ऐसा कोई भी पद जहां पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य व व्यवहार किसी के निर्णय को प्रभावित कर सकता है तो वो भी लाभ का पद माना जाएगा। इसका मतलब एक सरल शब्दों में कहें तो लाभ का पद अब वर्तमान में अगर इसकी व्यापक अवधारणा पर जाएं तो केवल सरकारी पद ही लाभ का पद नहीं है। देखिए, शुरू के 2 पॉइंट जो आपने देखा, वहां सरकार नियुक्त कर रही है, सरकार कार्य पर नियंत्रण कर रही है और सरकार ही क्या कर रही है, पद से मुक्त कर रही है। दूसरे पॉइंट में आपने देखा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है वो वेतन दे रही है, भत्ते दे रही है, अन्य सुविधाएं दे रही है, सरकार के नाम से जुड़ करके आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, लाभ का पद है। लेकिन तीसरा पॉइंट आपने देखा कि जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं और उस पर नियंत्रण सरकार का हो, जैसे आप समझिए जितने भी प्रकार के खनन के कार्य होते हैं, भूमि का आवंटन होता है खनन के लिए, अगर भूमि का आवंटन होता है तो जिस व्यक्ति ने उस भूमि को प्राप्त किया है वो कहीं ना कहीं क्या है, सरकार से लाभ ले रहा है। जितने भी प्रकार से ठेकेदारी का काम होता है, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अब कहीं ना कहीं वो क्या होंगे, क्योंकि भूमि का आवंटन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो लाइसेंस वगैरह मिल रहा है वो भी क्या हो रहा है, उसी के दायरे में जा रहा है। ठीक है, बहुत सी बार आप देखते हैं किसी चीज के लिए लाइसेंस आपने प्राप्त किया, जैसे हम कहते हैं, एक मान लेते हैं बड़ा चर्चित चलता है शराब के ठेके के लेकर के, शराब का ठेके का लाइसेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है ना, बहुत बढ़ता है। ठीक, अब बढ़ता है तो चूंकि लाभ का पद क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जानते हैं ना भाई ठेका होगा उसी में जिसपे सरकार का आशीर्वाद बना रहेगा, तो सरकार के आशीर्वाद से तो लाइसेंस मिल रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए व्यवहार में, भले उसको तकनीकी शब्दों में ना कहें, तो इसका मतलब क्या है, आप सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं, लाइसेंस सरकार ने दिया इसलिए वो भी लाभ का पद हो गया। अब देखिए अंतिम मतलब अगर सही तरह से देखा जाए तो सरकार ये जो बिंदु लाकर रखी है लाभ के पदों को लेकर के, इसके तहत तो आप किसी को भी ला करके लाभ के पद में जोड़ सकते हैं, जो भी अपने प्रोफेशन में या समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। जैसे मान लेते हैं जिसका निर्णय या व्यवहार, कार्यशैली दूसरों के निर्णय को बदल सकता है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम कहें, सरल शब्दों में आजकल एक बहुत ज्यादा पॉपुलर शब्द है, आप कहते हैं इन्फ्लुएंसर। सुना इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंस जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता हो। जैसे मान लेते हैं मैं बात करूं आपसे मीडिया की, बताइए मीडिया का इन्फ्लुएंस समाज पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मीडिया जिस तरह से चीजों की कवरेज दिखाती है, समाज उस दृष्टिकोण से चीजों को देखना और सोचना शुरू करता है कि नहीं करता है।
ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी आप बताइए इसके अंतर्गत आते हैं नहीं आते हैं? आप जानते हैं दुनिया में सबसे बुरा काम क्या है? दुनिया में सबसे बुरा काम क्या है? झूठ बोलना। लेकिन दुनिया का सबसे मतलब आप कहेंगे बड़ा सच क्या है? कि झूठ बोल के ही आप लाभ कमा सकते हैं। और उसका सबसे पुख्ता उदाहरण क्या है आपके पास? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब अगर दुनिया का सबसे बड़ा झूठ किसी को घोषित करना हो तो वो क्या है? वो होता है ब्रांडों के एडवर्टीजमेंट। आप जानते हैं सब बिल्कुल झूठ दिखाते हैं। मतलब स्टिंग पीजिए, अंतरिक्ष में चले जाइए, क्या जरूरत हम लोग को स्पेस रिसर्च करने की बताइए? हैं? पतंजलि का मंजन कर लीजिए तो 120 साल में गन्ना चूसिए। मतलब पतंजलि का मंजन करने के बाद तुरंत पता नहीं आप पानी पी पाए कि ना पी पाए, दांत पे ना लगे ना। जितने भी तरह के आप इस तरह के एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सारे एडवर्टीजमेंट में क्या है? कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी करके आपको आसमान में उड़ा दे रहा है, कोई टूथपेस्ट बेच करके आपको क्या कर रहा है? वो पूरी दुनिया का ईटा पत्थर दांत से कूचने के लिए मजबूत बना दे रहा है, कोई बूस्टर ड्रिंक के नाम पे आपको क्या कर रहा है? सारे प्रकार के मिनरल्स आपके शरीर में लाके भर दे रहा है, कोई नमक के नाम पर आपके क्या है? स्वास्थ्य को एकदम स्वस्थ कर दे रहा है। और बताइए प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यहां तो चॉकलेट तक से लोगों को इतनी एनर्जी आ जाती है कि 3 दिन खाना खाने की जरूरत नहीं है। समाज पे प्रभाव पड़ रहा नहीं पड़ रहा है? अब आप जानते हैं इस तरह के प्रचारों के साथ साथ उसमें क्यों बड़े पैमाने पर किसी सेलिब्रिटी को ही हायर किया जाता है? क्योंकि हमारे और आपके कहने से हो सकता है लोग उतना उस पर ध्यान न दें। शाहरुख खान मर्दों को आके औरतों वाली क्रीम लगाने के लिए कहेंगे तो वो भी लोग लगाने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? शाहरुख खान कह रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से क्या है, ये सभी लोग क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसर होते हैं। आज के समय में आप बड़े स्तर पे कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना डेवलप हो गया है, बड़े बड़े टीचर हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक बार कहते हैं पूरे देश में आंदोलन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? वो भी तो इन्फ्लुएंसर यानी लाभ के पद पर आ रहे हैं। इसका मतलब जो आपने देखा था कि बीच में तमाम प्रकार से जो वैकेंसीज को लेकर के या अन्य स्तर पर आपने देखा था जो स्टूडेंट का विरोध हो रहा था, उस विरोध को लेकर के बहुत से बार क्या था, कोचिंग संस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा था, लोगों को क्या किया जाता है? इन्फ्लुएंस किया जाता नहीं किया जाता? लोगों को बरगलाया जाता नहीं, भाई आपको विरोध करना चाहिए, आपको आंदोलन को करना चाहिए, आपको मैदान में आना चाहिए। पूरे समाज के अस्त व्यस्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप कहें तो लाभ के पद में तो सभी को लाके खींचा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके एक निर्णय से किसी एक का निर्णय तो प्रभावित हो ही रहा होगा। तो इस तरह से क्या है, जब तक बचे हैं तब तक बचे, नहीं इस सब दायरे में सब किसी को भी लाके रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजें आपने देखा। सबसे पहला पॉइंट आपने देखा कि उपाधियों का अंत। तो उपाधि क्या है? किसी के नाम के साथ जोड़ा गया विशेषाधिकार जो इंगित करता है वो पद उपाधि कहलाता है। तो उपाधियों के अंत के तहत 4 प्रावधान किए गए हैं। 4 प्रावधान में क्या किया जा रहा है? राज्य, शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता है। नागरिक विदेशों से किसी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। विदेशी जो भारत में रह करके लाभ के पद पर हो या किसी भी प्रकार से विश्वास बहाल किया हो, वो किसी भी विदेशी किसी भी अन्य देश से अगर कोई उपाधि लेना चाहता है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा। प्लस चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, विदेश से किसी प्रकार के भेंट या आप किसी प्रकार के उपहार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में क्या उपहार, उपलब्धियां कुछ भी लेना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। फिर राज्य क्या है? तो आर्टिकल 12 के तहत समस्त सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो राज्य है। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा आगे से बात करते हैं। तो लाभ का पद आप देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, ये बताया गया आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 191 क्लॉज ए क्लॉज 1 सब क्लॉज ए।